हेलो एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन बढ़िया से कर रहे होंगे। आज हमारे जो सारथी बैच है उसका पार्ट 11 है। आज पार्ट 11 है और आज से मैंने जैसे आपको कहा था कि आज हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की शुरुआत करेंगे। तो आज हम एमएसएन का सबसे पहला टॉपिक या सबसे पहला चैप्टर जिसे हम कहेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे जीआई सिस्टम का नाम भी दिया जाता है। तो आज डाइजेस्टिव सिस्टम यानी एमएसएन का लेक्चर नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पे। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, हर एक चीज को डिस्कस करेंगे, हर एक एस्पेक्ट को हम जीआई सिस्टम के उठाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम आपको करवाया जाएगा उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। ये जितने भी टॉपिक्स आपकी स्क्रीन पे लिखे हैं, ये सभी टॉपिक्स हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। इनके ऊपर जितने भी क्वेश्चन, ये हर एक टॉपिक, मतलब अब देखो टॉपिक वाइज हम एमसीक्यूज करेंगे। हर एक टॉपिक के ऊपर जितने भी इंडिया में नर्सिंग एग्जाम होते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल के हैं, चाहे वो सीएचओ है, चाहे वो नेशनल लेवल का, चाहे नॉर सेट डी ट्रिपल एस बी, जो भी एग्जाम, जिस भी किसी भी स्टेट का आप एग्जाम कर रहे हो, तैयार कर रहे हो नर्सिंग का, वो सब जो भी क्वेश्चन है वो सब हम आपको करवाएंगे पीआर यादव बुक से। पहला टॉपिक क्या रहेगा हमारा? तो पहला टॉपिक रहेगा माई माउथ एंड इसोफेगस। उसके बाद द टूथ एंड गम्स, देन उसके बाद इसोफेगस और स्टमक, उसके बाद इंटेस्टाइन, फिर पेनक्रियाज, लिवर, ठीक है, सिरोसिस ऑफ लिवर, हेपेटाइटिस, ठीक है, पेनक्रियाटिक डिसऑर्डर्स में आपका पेनक्रियाटिस आ जाएगा। उसके बाद डिसऑर्डर ऑफ बाइलरी सिस्टम हम करेंगे, फिर गैस्ट्रोएंटराइटिस को करेंगे, ठीक है, गैस्ट्राइटिस को, पेप्टिक को या ड्यूडेनल अल्सर को, इन्फ्लेमेशन ऑफ बाउल डिजीज आईबीडी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ठीक है, कोहर्स डिजीज, ठीक है, उसके बाद हेमोराइड्स को देखेंगे, अपेंडिसाइटिस को देखेंगे, हर्निया देखेंगे और अदर कुछ इंटेस्टाइन के डिसऑर्डर्स जो एग्जाम में आते हैं वो, और मिसलिनियस लास्ट पे, मिसलिनियस टॉपिक्स जो मिक्स करके आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपकी पीआर यादव में दी हैं। लगभग 350 टू 420 क्वेश्चन हैं आपके टोटल। इस जीआई सिस्टम के एक एक क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करेंगे, एक एक टॉपिक को हम करेंगे। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे काफी इजी क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। तो देखो, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एसेसरी ऑर्गन्स हेल्प इन डाइजेशन एक्सेप्ट। अब ये हमें कह रहा है कि ये जो भी हमको ऑर्गन्स दिए हुए हैं, ये हमको कह रहा है कि सभी जो ऑर्गन्स आपको दिए गए हैं वो एसेसरी ऑर्गन है जो हेल्प करते हैं डाइजेशन में। ये डाइजेशन पहले क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। डाइजेशन सिंपली देखो, जो भी हम खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है। उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में हमको कन्वर्ट करना होता है। क्यों ऐसा है? देखो, इसको सिंपल स्टोरी की तरह समझो। हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी में छोटी छोटी सेल्स होती है, ठीक है। हमारी बॉडी सेल्स की बनी है, छोटी छोटी सेल्स की बनी है। अब वो जो छोटी सेल्स है ना, वही सेल हमारी बॉडी की फंक्शनल यूनिट है। बट उन सेल्स को जो फूड चाहिए ना काम करने के लिए, वो उनको सिंपल फॉर्म में चाहिए। बट जो हम खा रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड है। हम मेजरली क्या फूड खाते हैं? तो हम दो तरह के एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। ये सारी डिटेलिंग में आगे आपको बताऊंगा, बस अभी सिर्फ इतना समझो कि हम कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं। वो कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ा जाता है, सिंपल में कन्वर्ट किया जाता है, उसी प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। अब ये कह रहा है कि जो भी मैंने फॉलोइंग एसेसरी ऑर्गन्स दिए हैं जो हेल्प करते हैं डाइजेशन में, एक्सेप्ट एक को छोड़ के। अब देखो क्या क्या है। लिवर है ऑप्शन में, पेनक्रियाज है, गाल ब्लेडर है, देन ड्यूडेनम है। अब आप समझो ध्यान से, लिवर जो है, लिवर बाइल सेक्रीट करता है तो ये भी हेल्प करता है। पेनक्रियाज जो है वो पेनक्रेटिक जूस सेक्रीट करता है, ये भी हेल्प करता है। गॉल ब्लेडर जो है बाइल को कंसंट्रेट करता है तो ये भी हेल्प करता है। ड्यूडेनम तो एक जगह है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट है ड्यूडेनम। तो ये डायरेक्टली डाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। ये तो फूड को, खाने को चलने के लिए एक रास्ता प्रोवाइड करता है। तो ड्यूडेनम इसका क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि एक्सेप्ट हमको एक्सेप्ट वाला बोलना था, मतलब उसको छोड़ के। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं डायग्राम से आपको समझाऊंगा कि एलिमेंट्री कैनाल है क्या। अब यहाँ ध्यान से देखो, एलिमेंट्री कैनाल को बताने से पहले मैं कुछ कैविटीज को डिस्कस करना चाहूंगा कि कैविटीज हमारी बॉडी में होती है। कैविटी क्या हो गया? जगह, ठीक है, खाली जगह। अब देखो, एलिमेंट्री कैनाल का सीधा मतलब हो गया, एलिमेंट्री कैनाल को सीधा याद रखो, माउथ से लेकर एनस तक। माउथ से लेकर एनस तक जो भी ट्यूब है, जो भी नाली वाला रास्ता है, उसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। इतना याद रखना। अब आप ध्यान से समझो, अगर मैं यहां माउथ से इस ट्यूब को पकड़ूं और यहां एनएस से इस ट्यूब को पकड़ूं और बीच में खींच दूं, बीच में तो इस ट्यूब ने
एक जगह पे ये ट्यूब नीचे आई तो इसोफेगस बनाया, फिर थोड़ी बड़ी हुई तो स्टमक बना, फिर मुड़ी स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटे छोटे मोड़ किए स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर बड़ा लार्ज। लेकिन अगर मैं इसको एक सिरे से पकड़ूं और दूसरे सिरे से पकड़ूं और खींच दूं तो क्या ये एक एक्चुअल में लंबी ट्यूब है। तो इसी लंबी ट्यूब को क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल है। समझ आ गया? तो एलिमेंट्री कैनाल क्लियर हुआ। अब हमारी बॉडी में ना अलग अलग कैविटीज होती हैं। फॉर एग्जांपल मेरा मुंह जो है ये ऑरल कैविटी हो गई, जो मुंह के अंदर की जगह है ना, इसको हम कहते हैं ऑरल कैविटी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑरल कैविटी हो जाती है। ठीक है, ये ऑरल कैविटी है। उसके बाद आप देखो जो हमारा डायफ्राम आता है, हमारी जो चेस्ट होती है, इस चेस्ट के नीचे और पेट और चेस्ट इनको अलग करता है एक, बीच में एक दीवार सी होती है, फ्लैप्स होता है, उसको हम डायफ्राम कहते हैं, याद रखो। डायफ्राम के ऊपर वाला रीजन इसको हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं। डायफ्राम के नीचे और पेल्विस के ऊपर इसको हम एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं, जहां पे हमारा पेट वगैरह होता है। तो ये एब्डोमिनल कैविटी आ गई और ये आपका थोरेसिक कैविटी आ गई। डाइजेस्टिव सिस्टम का थोरेसिक कैविटी में क्या पार्ट है, तो सिर्फ और सिर्फ इसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप कहते हैं। ये देखो थोरेसिक कैविटी में डाइजेस्टिव सिस्टम का मेजरली, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स या डाइजेस्टिव सिस्टम मेजरली कहां प्रेजेंट होता है, तो आपकी एब्डोमिनल कैविटी में, जिसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, ठीक है, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक कहां प्रेजेंट होता है, आपकी एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखो एलिमेंट्री कैनाल में क्या है, सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल में आ जाता है कैविटीज के बारे में अगर मैं बताऊं तो कैविटीज में ओरल कैविटी, ये आ गया थोरेसिक, और ये आ गया एब्डोमिनल, एब्डोमिनल कैविटी। इज इट क्लियर? एब्डोमिनल कैविटी, थोरेसिक कैविटी एंड ओरल कैविटी। अब ध्यान से समझो, ये तो ओरल कैविटी आ गया। अब ये एलिमेंट्री कैनाल की डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है। ट्रांसपोर्ट पासेज क्या है हमारा, तो ये इसोफेगस आ गया, ये ट्रांसपोर्ट पासेज वाला रीजन आ गया। ठीक है, ये इसोफेगस वाला रीजन, उसको ट्रांसपोर्ट पासेज बोला। उसके बाद गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक कहाँ है, तो ये सारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक आ गया। इज इट क्लियर? यहां तक बात क्लियर है? होप सो आपको एलिमेंट्री कैनाल डायग्राम से थोड़ा बहुत समझ आया होगा, बट कोई बात नहीं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होंगे। अब आंसर डी तो हमारा आंसर था, ये हमको पता चल गया कि ड्यूडेनम जो है हमारे डाइजेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, लेकिन डाइजेस्ट सिस्टम का पार्ट तो है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है, याद रखना। अब एक्सप्लेनेशन में समझो, एक्सप्लेनेशन में क्या कह रहा है। एक्सप्लेनेशन में डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू ग्रुप ऑफ ऑर्गन, तो दो ग्रुप ऑफ ऑर्गन से डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा बनता है। पहला आ गया गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, जिसको हम जीआईटी बोलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, और एलिमेंट्री ट्रैक और प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। तो तीन नाम आ गए, क्या क्या आ गया, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक आ गया, एलिमेंट्री ट्रैक आ गया, और प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन आ गया। ये क्या है, ए 5 to 7 मीटर लॉन्ग कॉन्टिन्यूस ट्यूब। ये क्या है, 5 से लेकर 7 मीटर, मैंने आपको कहा ना माउथ से और एनएस अगर इसको हम खींच देंगे तो ये कितनी लंबी ट्यूब बन जाएगी, ये लगभग जो ट्यूब बन जाएगी ये आपकी 5 से 7 मीटर की क्या बन जाएगी, ट्यूब बन जाएगी। ठीक है, समझ आ गया? कितना हो गया, 5 से 7 मीटर की ये लंबी ट्यूब बन जाएगी। कहां से कहां तक, फ्रॉम माउथ टू एनस, वेयर एक्चुअल डाइजेशन टेक प्लेस, कॉल्ड प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। जहां पे एक्चुअल में डाइजेशन होती है उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन कहेंगे। फिर दूसरी चीज आती है एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, मतलब जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दो चीजों से बना है, एक प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन और दूसरा किससे बना है, एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। अब ये जो एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है, असिस्ट, नाम से पता चल रहा है असिस्ट मतलब हेल्प कर रहे हैं, तो ये एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन क्या है, ऑर्गन विच हेल्प प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन इन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ये प्राइमरी ऑर्गन्स को हेल्प कर रहा है डाइजेशन में। दे और टीथ, ये क्या क्या है, टीथ आ गया आपका, टंग आ गया, स्लीवरी ग्लैंड आ गया, पेनक्रियाज, लिवर एंड गॉल ब्लैडर। मतलब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम दो तरह की चीजों से बनता है, एक प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन जहां पे खाना रहता है, जैसे इसोफेगस है ना, स्टमक आ गया, इंटेस्टाइन आ गया, तो ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ये आ गई किसमें, प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। उसके बाद जो खाने को डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है किसकी, प्राइमरी ऑर्गन्स की, और हेल्प करता है खाने को डाइजेस्ट होने में, वो एसेसरी ऑर्गन्स हो गए, जैसे टीथ हमारे चबाने में हेल्प कर रहे हैं, टंग हमारे टेस्ट में हेल्प कर रही है। ठीक है, उसके बाद स्लीवरी ग्लैंड स्लाइवा दे रहे हैं ताकि खाना जो है गीला हो। ठीक है, उसके बाद स्लाइवा के अंदर भी टाइलिन प्रेजेंट होता है, माइलेस प्रेजेंट होता है, आगे सब चीजें क्लियर होंगी धीरे धीरे। ठीक है, तो पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस देता है, लिवर और गॉल ब्लैडर, एक एक चीज आपको पढ़ाई जाएगी। आप अभी यहाँ पे बिल्कुल ये मत सोचो कि डायरेक्टली नाम लिए जा रहे हैं। जैसे जिस भी स्टूडेंट ने ऑब्स एंड गायनी या मैटरनिटी नर्सिंग के पिछले 10 लेक्चर देखे होंगे ना,
उन्हें पता होगा कि मैं बिल्कुल बेस से चीज़ों को पिक करता हूँ और फिर उसके बाद एडवांस लेवल पे लेके जाता हूँ। यहाँ पे मेरा हमेशा से ये मानना रहता है कि जिस भी चीज़ को पढ़ाओ बिल्कुल बेस से पढ़ाओ। हाँ, कभी-कभार ऐसा लगता है कि क्लास बोरिंग हो गई सर, ये चीज़ें तो हमें बहुत पहले से पता थी। ठीक है, आपको पता है, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हमारे साथ जुड़ते हैं जो काफ़ी जिनके बेसिक्स उतने क्लियर नहीं होते। ऐसा नहीं कि उन्हें पढ़ने का शौक है तभी जाके वो फ़ोन जिस सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है। आपका फ़ोन ही वरदान बना हुआ है, आप फ़ोन पे पढ़ रहे हो, जिस पे लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं वहीं आप अपने फ्यूचर को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। तो आप बहुत अच्छे और मोटिवेटेड स्टूडेंट्स हो, ठीक है? वहां से पता चल रहा है कि आप डेडिकेटेड हो। अब मैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो काफी ज्यादा किसी वजह से, रिसोर्सेज की वजह से थोड़े उनके बेसिक्स वीक है, इसलिए मैं बेस से चीजें उठाता हूँ, ठीक है? अब आप समझो कि डाइजेस्टिव ट्रैक, यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम दो चीजों से बना हुआ है, ठीक है? तो बेस से उठाएंगे, धीरे धीरे उठाएंगे हर एक चीज। जैसे गॉल ब्लैडर यहाँ पे नाम सिर्फ आ रहा है, उसकी डायग्राम हर एक चीज बताऊंगा, लिवर हर एक अच्छे से पढ़ाऊंगा, इंटेस्टाइन हर चीज। हम पढ़ तो यहाँ पे पी आर यादव सारथी बैच में पी आर यादव का सेकंड एडिशन, सॉरी सेकंड पार्ट फिफ्थ एडिशन पढ़ रहे हैं, जो कि लेटेस्ट है, जिसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट मैंने जैसे आपको बताया कि क्वेश्चन के साथ साथ हम थ्योरी को भी बहुत अच्छे से देख रहे हैं, ठीक है? तो वही एक प्यारी चीज है इस बुक की भी। तो जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं, जिस तरह से हम चीजों को समझ रहे हैं, काफी मजा आएगा। अब एक डायग्राम देखो, इस डायग्राम से आपको काफी ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? ये देखो, अब यहाँ पे इस डायग्राम में क्या क्या है, तो ये आप देख सकते हो, स्लीवरी ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट है, ये आपकी ओरल कैविटी हो गई, ठीक है? ये माउथ वाला रीजन आ गया, फिर इसोफेगस आ गया जिसको फूड पाइप कहते हैं, फिर स्टमक आ गया, स्टमक के बाद ये ड्यूडेनम आ गया, ठीक है? ड्यूडेनम के बाद ये आप देख सकते हो स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो ये रास्ता है ना एलिमेंट्री कैनाल का, मैंने यही कहा कि माउथ से लेकर अगर एनस तक मैं बस इसको खींच दूं, नीचे से ऊपर की तरफ खींच दूं, तो ये सीधा एक पाइप बन जाएगी, ठीक है ना? समझ आ गया? और यही पाइप क्या है? ये प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है। सेकेंडरी कौन है? जैसे ये स्लाइवा, स्लीवरी ग्लैंड, ये सेकेंडरी है। जैसे ये पेनक्रियाज है, यहाँ पे पेनक्रियाटिक जूस देगा, सेकेंडरी है। उसके बाद ये लिवर आ गया, ठीक है? ये गॉल ब्लैडर आ गया। तो ये हेल्पिंग फैक्टर्स है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बिना तो डाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो हर एक चीज को ध्यान से पढ़ेंगे। होप सो यहाँ तक पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। कहाँ पे आया हुआ है ये? इग्नू पोस्ट बेसिक नर्सिंग में 2022, बहुत रिसेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ह्यूमन बॉडी सिस्टम विच स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एंड्स इनटू एनल इट्स कॉल्ड। अभी मैंने बता दिया स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, माउथ से हो रहा है, एंड कहाँ पे हो रहा है, एनस में। इसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, एनल कैनाल तक एंड हो रहा है। ये ह्यूमन बॉडी में कौन सा सिस्टम है? सिस्टम का नाम पूछा है हमसे। क्या रेस्पिरेटरी है? तो नहीं। नर्वस है? तो नहीं। डाइजेस्टिव है? बिल्कुल डाइजेस्टिव सिस्टम है। बहुत इजी क्वेश्चन था, सीधा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आरआरबी स्टाफ नर्स 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू डाइजेस्टिव सिस्टम इज। अब ये कह रहा है कि प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, देखो कीवर्ड पकड़ो, खाने को लेना, ठीक है? खाने को टेक करना। तो टेकिंग फूड को हम क्या कहते हैं? तो इस प्रोसेस को याद रखना, हम कहते हैं इंजेशन। बॉडी में किसी भी चीज को डालना, जैसे इंजेक्शन आप सुनते हो ना, तो वही इंजेशन। इज इट क्लियर? समझ आ गया? आज एक्चुअल में काफी ज्यादा टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ा हुआ है, इसलिए बार बार जो है पसीना आ रहा है। अगर मैं फैन ऑन करूंगा या कूलर ऑन करूंगा तो उससे आपको साउंड में दिक्कत हो सकती है, बट चलो कोई बात नहीं, 1 घंटे के लिए ही थोड़ा सा बर्दाश्त करना है। तो इंजेक्शन हम इसे कहेंगे, ठीक है? अब देखो, समझो जरा एक्सप्लेनेशन में क्या है। एक्सप्लेनेशन: डाइजेस्टिव सिस्टम परफॉर्म्स 6 बेसिक प्रोसेस, लाइक 6 बेसिक प्रोसेस, ईटिंग और इंजेक्शन जिसको हम कहेंगे, टेकिंग फूड एंड लिक्विफाइंग इन माउथ, खाने को हम खाते हैं और लिक्विफाई करते हैं माउथ में स्लाइवा की मदद से। लिक्विफाई मतलब गीला कर देते हैं। इट इज फर्स्ट प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। और इंजेक्शन क्या है? सबसे पहला प्रोसेस है डाइजेस्टिव सिस्टम का। अदर प्रोसेसेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम आर सेक्रीशन। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में सेक्रीशन होती है, लिवर सेक्रेट करता है बाइल को, पैंक्रियास सेक्रेट करता है पैंक्रियाटिक जूसेस को, तो वैसे सेक्रेशन होती है। मिक्सिंग होती है और प्रोपल्शन होता है। अब वो जो सेक्रेटेड अमाउंट था वो मिक्स होगा खाने के साथ, प्रोपल्शन, खाने को आगे बढ़ाया जाएगा, धक्का दिया जाएगा। फिर डाइजेशन होगी, जिस खाने को हमने खाया था उससे एंजाइम मिक्स होंगे और उसको डाइजेस्ट करेंगे, मतलब सिंपली कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। फिर वो सिंपल फूड एब्जॉर्ब करेगा हमारा ब्लड, और ब्लड जाके सेल्स को पहुंचा देगा। अब हर एक सेल को वो खाना मिलेगा और वो सेल क्या करेगी? उस खाने का यूज करेगी आगे, उसको एसिमिलेशन कहते हैं। और साथ में
एब्जॉर्ब करेंगे उस डाइजेस्टिव फूड को। अब जो कॉम्प्लेक्स फूड से जब हम सिंपल फूड बनाते हैं तो उसके बीच कुछ वेस्ट प्रोसेस बच जाता है, जो वेस्ट बचता है वो हम डेफिकेट कर देते हैं, तो नेक्स्ट आ जाता है डेफिकेशन, फीसिस आउट कर देते हैं हम जब वॉशरूम में जाते हैं। समझ आ गया? ये कुछ पॉइंट्स थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आरएमएल दिल्ली स्टाफ नर्स 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? व्हेन अ पर्सन ईट्स ग्लूकोज, अब ये कह रहा है कोई पर्सन ग्लूकोज को ईट कर रहा है, दैट द प्रोसेस दैट डज नॉट टेक प्लेस इज, अब कोई आदमी ग्लूकोज को ले रहा है तो क्या नहीं होगा? अब यहाँ पे याद रखना डाइजेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी डाइजेशन? क्योंकि ग्लूकोज सिंपल है। आपको मैं थोड़ा सा ना बता देता हूँ होता क्या। देखो खाना जो हम लेते हैं ना, फूड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत बेसिक बता रहा हूँ भैया, ठीक है। खाना जो हम लेते हैं फूड, ये दो तरह का होता है। इसमें क्या होते हैं? कुछ माइक्रो न्यूट्रेंट होते हैं, कुछ मैक्रो होते हैं। तो एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रेंट्स और एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रेंट्स। जो ये मैक्रो न्यूट्रेंट्स होते हैं ये तीन तरह के होते हैं, जिसमें आ जाता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, फिर आ जाता है फैट और फिर आता है प्रोटीन। क्लियर? ये मेन है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है और प्रोटीन है। और ये जो मैक्रो न्यूट्रेंट है ये कॉम्प्लेक्स फूड है। ये जो है ना, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स। जो आप चावल खा रहे हो, दाल खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, जो भी चीज आप खाते हो उसके अंदर जो भी फूड आप लेते हो उसमें कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, कुछ मैक्रो। मैक्रो क्या हो गए? विटामिन और मिनरल्स, ठीक है। तो विटामिन और मिनरल्स क्या हो गए? माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। अब एक चीज को याद रखना, ये कॉम्प्लेक्स फूड हम खा रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स फूड हम खा रहे हैं, इस कॉम्प्लेक्स फूड को हमको किस में कन्वर्ट करना है? सिंपल में। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो सिंपल फॉर्म इसकी क्या होती है? ग्लूकोज, ठीक है। फैट की सिंपल फॉर्म क्या होती है? लिपिड, ठीक है, समझ आ गया। प्रोटीन की क्या होती है? तो अमाइनो एसिड, समझ आ गया? क्लियर? अब जो ये प्रोसेस है ना, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करना, इसी को हम कहते हैं डाइजेशन। क्यों करना है मैंने आपको बता दिया। हम होल बॉडी सम जो है हमारा, वो क्या खाता है? वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को खाता है। फिर जो हमारी बॉडी में छोटी छोटी सेल्स है, उन सेल्स को कौन सा फूड चाहिए? सिंपल फूड चाहिए। उसको कौन कन्वर्ट करेगा? उसको हमारा डाइजेशन सिस्टम कन्वर्ट करेगा। जो यहाँ पे प्रोसेस होगा, डाइजेशन की प्रोसेस होगी और ये होगा। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर कोई ग्लूकोज ले तो उससे उसमें डाइजेशन होगी क्या? ग्लूकोज पहले ही सिंपल है तो उसमें क्या डाइजेशन करने की जरूरत है? तो ये जो मैंने आपको बताई चीजें ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक चीज समझो, 5 स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेजेस होती है न्यूट्रिशन की, ध्यान से समझना इसको। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। एक ही स्लाइड में काफी सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो याद रखना 5 स्टेजेस ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की 5 स्टेजेस हैं। सबसे पहले इंजेशन, इंजेशन का मतलब ईटिंग। सबसे पहले इंजेशन, इंजेशन का मतलब ईटिंग। दूसरा डाइजेशन, डाइजेशन मतलब ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल। क्लियर? तो डाइजेशन का मतलब ब्रेकअप करना, ब्रेकिंग अप करना, तोड़ना कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में। फिर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का मतलब हो गया अब जो हमने कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में तोड़ा, उस सिंपल को हम एब्जॉर्ब करेंगे ब्लड में। और ब्लड में क्यों डालना है हमने? ब्लड में क्योंकि मान के चलो मेरी इस यहाँ पे, मुझे यहाँ पे कोई इस सेल को मेरी फूड चाहिए था, इस सेल को मेरी फूड चाहिए था, खाना तो यहाँ जा रहा है। आपने कभी ऐसा सोचा है? जैसे मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताऊं, होता क्या है कि हमें टांग में दर्द है, हम मुंह से दवाई खा रहे हैं। हमें सर में दर्द है, हम मुंह से दवाई खाते हैं। वो दवाई का इफेक्ट हमारे सर तक कैसे पहुंच रहा है, हमारी टांग तक कैसे पहुंच रहा है? क्योंकि हमारी बॉडी में ब्लड घूम रहा है। तो ब्लड, हमारी बॉडी, हमको कुछ भी कहीं भेजना है तो ब्लड के थ्रू भेजते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कुछ भी कोई भी चीज आती है तो डिलीवरी, जैसे डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं तो चैनलाइज डिलीवरी के चैनल से, वैसे हमारी बॉडी में जो डिलीवरी का काम है वो सब किसका है? ब्लड का। क्योंकि ब्लड घूम रहा है। ब्लड का क्या क्या काम है? ब्लड का सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है? ऑक्सीजन को घुमा रहा है ब्लड, है ना। ऑक्सीजन लेके जा रहा है हर बॉडी के सेल्स के पास, हर बॉडी के सेल्स के पास फूड लेके जा रहा है। तो ब्लड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? आप देखोगे एबीजी एनालिसिस करवाया जाता है। जब भी आप डॉक्टर के पास जाओ सबसे पहले ब्लड टेस्ट दे देगा, चलो एबीजी एनालिसिस करो, चलो फुल बॉडी प्रोफाइल करो। तो ब्लड के थ्रू हमको न जाने कितनी चीजें पता चल जाती हैं। कॉज ब्लड के पास सारा राज है आपकी बॉडी का। आपकी बॉडी का सारा राज किसके पास है? आपके ब्लड के पास है। समझ आ गया? तो पहला इंजेशन है, फिर डाइजेशन है, फिर एब्जॉर्प्शन है। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हो गया? इनटू बॉडी एट स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब फूड एब्जॉर्ब हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड क्या करता है? ब्लड कैपिलरीज वहां पे होती हैं और वो
एब्जॉर्ब कर देती है न्यूट्रिशन को। नेक्स्ट होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब अब जो वो सिंपल फूड था जो हम सेल्स के पास लेके गए, वो सेल्स उसका क्या करेगी, यूज करेगी, एनर्जी बनाएगी, आगे बॉडी के फंक्शनिंग में काम करेगी, तो उसको एसिमिलेशन कहेंगे, यूज्ड बाय द सेल। फिर इजेशन। इजेशन का मतलब पुश्ड आउट, ठीक है, इजेशन मतलब बॉडी से बाहर निकालना। तो क्या क्या है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, देन इजेशन। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। अब एक्सप्लेनेशन देख लो क्या है इसकी। एक्सप्लेनेशन जो है ग्लूकोज, अब ये सिंपल कह रहा था कि ग्लूकोज जब हम लेंगे तो क्या नहीं करना है, तो डाइजेशन करने की जरूरत नहीं, क्यों और कैसे अब समझो। ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज जिसको हम C6H12O6 इसका केमिकल फॉर्मूला है, इज अ टाइप ऑफ, अब ये C6H12O6 ये ग्लूकोज का क्या है, केमिकल फॉर्मूला है, ध्यान से समझो। ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ सिंपल शुगर और मोनोसैकेराइड, ये मोनोसैकेराइड है या सिंपल शुगर है, दैट इज ऑलरेडी इन अ डाइजेस्टेड फॉर्म, जो सब पहले से ही क्या है, डाइजेस्टेड फॉर्म में है, तो इसको डाइजेस्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इंजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। अब देखो इंजेशन, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन ये तीन क्या हैं, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फूड इनटू लिविंग टिश्यू। अब हो क्या रहा है इंजेशन में, एब्जॉर्प्शन में और एसिमिलेशन में, इसमें क्या करते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं फूड की इनटू लिविंग टिश्यू। द कंस्ट्रक्टिव फेज ऑफ मेटाबॉलिज्म दैट इज एनाबॉलिज्म। एक्चुअल में इंजेशन, एब्जॉर्प्शन, इंजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, इसमें हो क्या रहा है, इसमें बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है फूड की लिविंग टिश्यू में, लिविंग टिश्यू के अंदर फूड को डाला जा रहा है, और हो क्या रहा है, और उस फूड की मदद से सेल क्या कर रही है, कंस्ट्रक्टिव फेज कर रही है, मतलब कुछ बना रही है। याद रखना दो तरह की रिएक्शंस होती हैं हमारी बॉडी में, एक को बोलते हैं एनाबॉलिज्म, एक को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म हो गया कुछ जोड़ के बनाना, नया कंस्ट्रक्ट करना, कैटाबॉलिज्म हो गया तोड़ना। क्लियर? तो फेजेस ऑफ मेटाबॉलिज्म में दैट इज एनाबॉलिज्म परफॉर्म होता है किसमें, जब हम इंजेक्शन करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद एसिमिलेट करते हैं, ब्लड के अंदर फूड डाल दिया, वो सेल के पास पहुंच गया, सेल फिर कंस्ट्रक्टिव फेज में आ जाती है, कुछ नई चीज बनेगी। सीधा सीधा ऐसी बात है, आपने सुना होगा ना, कुछ खाते नहीं है ताकत नहीं बन रही, खा के ताकत कैसे बन रही है। आप देखो कि कुदरत ने कितनी खतरनाक मशीन बनाई है ह्यूमंस को, हम कुछ भी खा रहे हैं उससे हमारी बॉडी का निर्माण हो रहा है, हम कुछ भी खा रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ हो रही है, हमारी बॉडी की मैच्योरिटी हो रही है, हमारी बॉडी, हम कुछ भी खा रहे हैं और हमें वो, हम किसी भी फॉर्म में चीज ले रहे हैं, हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर रही है और फंक्शनिंग परफॉर्म कर रही है। समझ आ रहा है ना? क्लियर? तो अब देखो ये कंस्ट्रक्टिव फेज एनाबॉलिज्म हो गया। आर सम नॉर्मल प्रोसेस दैट टेक प्लेस आफ्टर ईटिंग ग्लूकोज। अब ये सारे नॉर्मल प्रोसेस जो है आफ्टर टेकिंग ग्लूकोज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आपका कहां पे आया है, इग्नू पोस्ट बीएससी नर्सिंग 2012 में क्वेश्चन है। A progressive wave like movement that occurs involuntary in the, देखो देखो एलिमेंट्री कैनाल कितनी चीजें हैं, एक तो वेव लाइक मूवमेंट है, वेव लाइक आ गया एक कीवर्ड, मूवमेंट आ गया कीवर्ड, इनवॉलेंट्री आ गया कीवर्ड, और एलिमेंट्री कैनाल तो पता ही है। मतलब ये कह रहा है कि एक प्रोग्रेसिव वेव लाइक मूवमेंट होती है। आपने कभी ये सोचा कि जब आप खाना खाते हो, चबाया यहां तक तो आपको पता है, जब हम निगलते हैं खाने को, अभी आप अपने स्लाइवा को जब निगलते हो तो यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट करते हो खुद से, लेकिन उसके बाद यहाँ के बाद खाना खुद से नीचे जा रहा है, खुद से आगे बढ़ रहा है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरह से घूमा हुआ है इतनी, उसे खाने को चला कौन रहा है। एक्चुअल में हमारी बॉडी में, हमारे इंटेस्टाइन में, एलिमेंट्री कैनाल में एक मैकेनिज्म होता है जो इनवॉलेंट्री होता है। इनवॉलेंट्री का मतलब हो गया हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, हमारा ब्रेन उसे कंट्रोल करता है। तो इनवॉलेंट्री मूवमेंट है, मतलब हम उसको रोक या चला नहीं सकते, वो हमारी बॉडी में खुद ब खुद हो रहा है। जैसे आपके दिल की धड़कन है, इनवॉलेंट्री, आप रोक सकते हो क्या, जब रुकनी है खुद से रुक जाएगी। समझ आ गया ना? ठीक है। अब देखो अब हो क्या रहा है, जो ये खाना है ये कैसे चलता है, तो हमारी जो फूड पाइप है या हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल की पाइप्स हैं वो वेव लाइक कॉन्ट्रेक्शन करती है, ठीक है, वेव की तरह कॉन्ट्रेक्शन करती है और खाने को आगे धक्का देती है। अब ये हमसे पूछ रहा है कि प्रोग्रेसिव वेव लाइक मूवमेंट दैट अकर इनवॉलेंट्री इन एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड, उन वेव को, उस वेव को कहते क्या है, उस प्रोसेस को कहते क्या है जो खाने को धक्का दे के आगे चला रहा है, उसको कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे होता है, क्या होता है, अब समझते हैं, देखो ध्यान से। A progressive wave-like movement that occur involuntarily in hollow tube of the body by
बाय मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन स्पेशली इन एलिमेंट्री कैनाल कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। ये कह रहा है कि प्रोग्रेसिव वेव लाइक मूवमेंट जो होती है हमारी बॉडी में इनवॉलेंट्री होती है। हॉलो मतलब खाली ट्यूब होती है, फूड पाइप तो खाली होती है ना, तो ट्यूब खाली होती है, उसके अंदर वो जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन एक स्पेसिफिक मैनर में परफॉर्म करती है, जिसकी वजह से खाना आगे बढ़ता है। इसी को हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। कैसे होता है पेरिस्टाल्सिस, ध्यान से देखो, एक डायग्राम से सारा आपको समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देखो और समझने की कोशिश करो। ये देखो, ये फूड यहाँ पे आया, बोलस फॉर्म में फूड आया, तो जो पाइप थी ना, इस पाइप में जो ऊपर वाला रीजन है ये करेगा कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, नीचे वाला रिलैक्स करेगा। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, नीचे रिलैक्स कर रहा है, तो इसको नीचे के लिए धक्का लगेगा, तो ये नीचे आएगा। तो देखो ये नीचे आया, फिर ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट, ये रिलैक्स, तो नीचे, और फिर जब ये नीचे पहुंचा तो फिर यहाँ कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ रिलैक्सेशन। तो ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन एक मैनर में चलता है, जिसकी वजह से फूड जो है वो नीचे की तरफ चलना स्टार्ट हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। आपको पता है हमारी जो फूड पाइप होती है क्लोज होती है, खुली नहीं होती है। जैसे ट्रैकिया होता है ना, ट्रैकिया ओपन होता है, ऐसे ट्रैकिया ओपन होता है, और कार्टिलेजेस इसके ऊपर होती हैं, ट्रैकिया ओपन होता है। लेकिन हमारी फूड पाइप जो है वो इस तरह से ओपन नहीं होती, फूड पाइप हमारी क्लोज होती है, ठीक है, ये क्लोज होती है। तो जब इसके ऊपर खाना पड़ता है, ये खाना इसके ऊपर आया, फिर ये क्या करती है, वेव लाइक कॉन्ट्रेक्शन बनाएगी। इस तरह से फूड पाइप पे क्लोज, ये खाना आया, ये जो पेन है ये खाना है, तो देखो इस तरह से कॉन्ट्रेक्शन हो रही है, पेन नीचे जा रहा है, ठीक है, ये इस तरह से कॉन्ट्रेक्शन हो रही है, रिलैक्सेशन कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन, और फूड नीचे की तरफ मूव कर रहा है। इसी को क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस। एक और डायग्राम इसकी यहाँ पे है अच्छी सी। तो देखो पेरिस्टाल्सिस में हो क्या रहा है, एसोफेगस, फूड आया, तो यहाँ पे क्या है, एरिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये रिलैक्स कर रहा है, तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, इसके नीचे की तरफ धक्का लग रहा है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम करते हैं माउथ और ऑरल कैविटी के कुछ क्वेश्चंस। पहला टॉपिक हमने कर लिया, सेकंड टॉपिक पे आते हैं। अब ये कहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो एग्जाम RUHS आपका 2022 और DSSB 2013। आप देखो 13 का सवाल 22 में पूछा है। कुछ बच्चों के मन में ऐसा लगता होगा ना, इतने पुराने सवाल और इतने इजी सवाल कहाँ रिपीट होते होंगे। हुआ ना DSSB का क्वेश्चन RUHS 2022 में, तो 13 का 22 में लगभग 9 साल के बाद रिपीट हो गया क्वेश्चन। नए सवाल कहाँ से लाएंगे यार वो भी तो देखो, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, इन्फ्लेमेशन पे पूछा गया है। इन्फ्लेमेशन मैंने आपको पहले कहा था स्वेलिंग, ठीक है, इन्फ्लेमेशन फूलना। इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग इज नोन एज, टंग की इन्फ्लेमेशन को क्या कहते हैं, गेंगिवाइटिस, ग्लोसाइटिस, पेरोटाइटिस और स्टोमेटाइटिस। तो याद रखना, टंग की इन्फ्लेमेशन को ग्लोसाइटिस कहते हैं। अब ये जो गेंगिवाइटिस है, ठीक है, पेरोटाइटिस है और स्टोमेटाइटिस है, इसको क्या कहते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। अब देखो इसका करेक्ट आंसर जो है क्या है, ग्लोसाइटिस। तो देखो किस तरह से हो रहा है ग्लोसाइटिस, ये टंग है। अब ये टंग है, तो टंग में देखो क्या हो रहा है, टंग एकदम से रेड हो गई है, ठीक है, स्वेलिंग हो गई है, टंग में फूल गई है बाहर की तरफ, और इसमें पेन भी होती है, तो इसको इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग, जिसको क्या कहते हैं, ग्लोसाइटिस कहते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कहाँ पे आया हुआ है, 2010 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, कोई मेडिकल कॉलेज है वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था स्टाफ नर्स का। तो क्वेश्चन क्या है, कॉमन सेल माइक्रोब प्रेजेंट इनटू ओरल कैविटी। सिंपल है कि कौन सा माइक्रोब प्रेजेंट होता है आपकी ओरल कैविटी में, तो याद रखना ओरल कैविटी में आपका बैसिलाई एसिडोफिलस होता है। यही बैसिलाई एसिडोफिलस आपने कहीं और भी सुना है, ठीक है, पढ़ा हुआ है ओबीजी में हमने। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो क्या है इसका एक्सप्लेनेशन, देखो, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस इज ए species of bacteria that produce lactic acid by fermentation the sugar present in the milk में जो शुगर प्रेजेंट होता है उसकी फर्मेंटेशन करता है, ठीक है। और लैक्टोबैसिलस बेसिकली करता है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया करता क्या है, ये लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। इट इज फाउंड इन मिल्क, ये मिल्क में फाउंड करता है। फीसिस ऑफ बैटलफील्ड इन्फेंट, जो बैटलफील्ड इन्फेंट होते हैं उनके फीसिस में ये पाया जाता है। एडल्ट हुज डाइट इंक्लूडिंग हाई मिल्क कंटेंट, और जो वो इन एडल्ट्स में भी पाया जाता है जो बिल्कुल डाइटरी सोर्सेज पे क्या बोलते हैं, डिपेंड होते हैं। इट इज आल्सो पार्ट ऑफ ओरल एंड वेजाइनल कॉमन सेल माइक्रोब, अभी मैंने बता दिया था। तो ये ओरल कैविटी में भी और वेजाइना में भी देखा जाता है, तभी वहां पर का एसिड, जो वहां का जो एनवायरनमेंट है वो एसिडिक पाया गया था। फ्लोरा उसका होता है ये। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी मेनली प्रेजेंट इनटू स्टमक। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एच पाइलोरी जो है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये कहाँ पे होता है, स्टमक में। और इकोलाई जो है वो होता है कोलॉन में, ठीक है। ई कोलाई तो कोलॉन, ई कोलाई सी आ गया ना, तो कोलॉन। और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ये कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टमक में।
और अगर आपको लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस की बात हो तो ये आपके माउथ में प्रेजेंट होता है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो एग्जाम ईएसआईसी स्टाफ नर्स दिल्ली 2019 का क्वेश्चन है, विच एसिड कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड? कौन सा एसिड मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है? तो कितनी बार हमने देख लिया है कि लैक्टिक एसिड, ठीक है। लैक्टोबैसिलस ए जीनस ऑफ ग्राम पॉजिटिव एनारोबिक बैक्टीरिया। तो ये लैक्टोबैसिलस होता क्या है? कभी आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बताओ लैक्टोबैसिलस का जीनस क्या है, तो आपको जीनस भी पता होना चाहिए। उसके बाद आपको एक और चीज पूछी जा सकती है कि लैक्टोबैसिलस जो है वो ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव, तो याद रखना ग्राम पॉजिटिव होता है। एनारोबिक होता है या एरोबिक होता है? तो एनारोबिक होता है। तो देखो दो तीन चीजें और पता चल गई। प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड फ्रॉम शुगर फर्मेंटेशन, ये लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करता है शुगर को फर्मेंट करके। प्रेजेंट इनटू मिल्क कहाँ होता है? प्रेजेंट इनटू मिल्क एंड लैक्टिक एसिड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सोरिंग और कडलिंग ऑफ मिल्क। ये सोरिंग करता है मिल्क की और कडलिंग करता है, उसमें खटास लाता है और मिल्क जो है वो कडल हो जाता है। मिल्क जो है आपने देखा ना थक्का सा बन जाता है, दही जो है गाढ़ी हो जाती है, उसकी बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है? आरयूएचएस पोस्ट पीएससी नर्सिंग एंट्रेंस 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज ऑन मोस्ट लिमिटेड टू द टिप ऑफ द टंग? मतलब जो आपकी टंग है, इस टंग के ऊपर ये जो जीभ है, यहां से हमको पता है कि टेस्ट, हमको कुछ भी हम खाते हैं तो हमें स्वाद का पता चलता है। किस स्वाद का कहाँ, किस किस तरह के स्वाद है? हमको नमकीन पता चलता है, मीठा पता चलता है, खट्टा पता चलता है, कड़वा पता चलता है। मेन यही चार स्वाद है ना, मीठा खट्टा नमकीन और मीठा खट्टा नमकीन, और साथ में किसका पता चलता है हमको? कड़वे का पता चलता है, ठीक है। अब मीठा कहाँ होता है? तो हमारी टिप पे होता है, ठीक है। सॉल्टी कहाँ होता है? तो थोड़ा सा पीछे यहाँ पे होता है। खट्टा कहाँ होता है? तो ये पीछे होता है खट्टा। और कड़वा कहाँ होता है? बिल्कुल एंड पे। तो जो लोग टैबलेट्स खाते हैं और कहते हैं कड़वी है, उनको देखना अक्सर वो क्या करेंगे, जीभ आगे निकालेंगे पहले, फिर टैबलेट को पीछे रखेंगे। यार जो कड़वे को सेंस करने वाले बर्ड्स थे वो तुम्हारे पोस्टीरियर पीछे ही तो हैं। तो जब भी टैबलेट खाओ तो कभी भी पीछे मत रखो, सामने रखो या सीधा ऐसे डाल के पानी पी लो। वो बिठाओगे जब तुम वहां पे, टेस्ट बर्ड एकदम से पता कर लेंगे हाँ कड़वी है समझ, ठीक है। तो याद रखना स्वीट आगे होता है, समझ आ गया? तो देखो अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्वीट एंड साल्टी टेस्ट बर्ड्स सिचुएटेड मेनली ऑन टिप, ये टिप पे होते हैं। सोर बर्ड्स जो हैं आपके, सोर टेस्ट बर्ड जो हैं सिचुएटेड एट द एज, जो खट्टे को सेंस करते हैं। एंड साइड ऑफ टंग एंड बिटर टेस्ट बर्ड सिचुएटेड एट द बैक ऑफ द टंग, जो बिटर है वो पीछे है। देखो कहाँ कहाँ पे स्वीट आगे है, ये टिप ऑफ टंग पे आ गया स्वीट, मीठा चॉकलेट बना हुआ है। उसके बाद नींबू बना हुआ है, देखो यहाँ पे बिटर। सॉल्ट सॉल्टी, ये आपके सॉल्टी जो है आपका पूरा बाहर वाला रीजन होता है, टिप भी और ये सारा, ये देखो ये सारा, ये साल्टी होता है। अगर मीठा देखोगे तो बिल्कुल टिप पे बस ये, ठीक है। और बिटर देखो नीम की पत्तियां बनी है, ये पीछे कड़वा, ठीक है। उसके बाद युमामी होता है, कि युमामी जैसे टमाटर का टेस्ट देखा आपने, टमाटर का एक अलग सा टेस्ट होता है, या कच्चा मीट होता है उसका टेस्ट देखा, वो होता है युमामी। इज इट क्लियर? तो ये 4-5 तरह के टेस्ट थे, टेस्ट बड्स थे और लोकेशन थी उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया है? तो आरपीएससी राज नर्स ट्यूटर 2009 में क्वेश्चन आया है। तो क्या है? टेस्ट बर्ड्स फॉर सेंसिंग बिटरनेस आर लोकेटेड ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग? बिटरनेस कड़वा कहाँ पे होता है? मैंने बोला पीछे। तो एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर तो नहीं, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग, हाँ पोस्टीरियर पीछे होता है, ठीक है। लेटरल भी नहीं होता है और अंडर सरफेस ये भी नहीं होता है, ठीक है। बी आ गया इसका आंसर। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पे आया हुआ है? तो आपका बीएचयू 2016 में और आरआरबी 2015 में। जिसने बी आरआरबी का क्वेश्चन सॉल्व किया होगा 15 वाला, तो बीएचयू अगर दिया होगा तो इजी हो गया उसके लिए। Which one of following enzymes is found या secreted in the saliva? अब ये बोल रहा है कि saliva में कौन सी एंजाइम होती है, तो याद रखना टाइलिन, पी इसमें साइलेंट रहता है, टाइलिन प्रेजेंट होता है saliva में। इज इट क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर हो गई? एक्सप्लेनेशन समझो, काफी सारी चीजें और नहीं पता चलेंगी। तो saliva contain an enzyme जिसको हम टाइलिन कहते हैं, also called salivary amylase, इसी को हम salivary amylase भी कहते हैं। विच स्टार्ट टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना स्टार्ट करता है, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। देखो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन कौन करता है? मतलब जो ये कार्बोहाइड्रेट था, इस कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, कौन करेगा? ये कौन करेगा? ये काम किसका है? एमाइलेज का है या टाइलिन का है, ठीक है। और स्लीवरी ग्लैंड से ये निकल रहा है, समझ आ गया? इनटू सिंपल शुगर लाइक माल्टोस एंड ग्लूकोज। तो माल्टोस और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है कार्बोहाइड्रेट,
कौन कर रहा है? टाइलिन कन्वर्ट कर रहा है। कहाँ कर रहा है? माउथ में कन्वर्ट कर रहा है। मतलब अब यहाँ पे एक चीज आपको और क्लियर होगी कि हमारे माउथ में ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। किसकी डाइजेशन? कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। कहाँ स्टार्ट होती है? हमारे माउथ में। मतलब आपके सामने अगर अब क्वेश्चन आता है कि हमारी बॉडी में सबसे पहले किसकी डाइजेशन स्टार्ट होती है? सबसे पहले कार्ब की डाइजेशन स्टार्ट होती है। कहाँ स्टार्ट होती है? माउथ के अंदर स्टार्ट होती है। कौन सी एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है? तो टाइलिन या सलीवरी एमाइलेज रिस्पॉन्सिबल है। कौन सेक्रीट करता है? तो सलीवरी ग्लैंड सेक्रीट करता है। तो देखो 3-4 तरह के क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गए। नेक्स्ट है द ऑप्टिमम पीएच ऑफ टाइलिन एक्टिविटी इज। तो टाइलिन जो है कितने पीएच में एक्टिवेट होता है? तो 6.8 में। याद रखना, यहीं से हमको पता चल रहा है हमारे माउथ का भी पीएच क्या है? 6.8 होता है। ठीक है, अब ये 6.8 क्या है? ये ना ज्यादा बेसिक होता है और एसिडिक तो बिल्कुल नहीं है, न्यूट्रल टू बेसिक, मतलब बेसिक से न्यूट्रल की ओर बीच में है थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सलाइवा आल्सो कंटेन्स एन एंजाइम लिंगुअल लाइपेज। सलाइवा के पास और कौन सा एंजाइम होता है? लिंगुअल लाइपेज होता है विच डाइजेस्ट प्री इमल्सिफाइड फैट प्रेजेंट इनटू मिल्क। अब सलाइवा में एक और चीज होती है। सलाइवा में क्या होता है? एक लिंगुअल लाइपेज होता है जो कि डाइजेस्ट करता है प्री इमल्सिफाइड। इमल्सिफाइड हुआ क्या बेसिकली? देखो जो फैट होता है ना, फैट थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है तोड़ना। ठीक है, तो फैट को तोड़ने के लिए फैट जो होता है एक ग्लोब्यूल में प्रेजेंट होता है, बड़े से ग्लोब्यूल में प्रेजेंट होता है। इसको पहले इमल्सिफाई करना पड़ता है। ठीक है, इमल्सिफाई मतलब इसको पहले छोटा छोटा छोटे छोटे भागों में तोड़ना पड़ता है, तो इमल्सिफाई करना पड़ता है, फिर इस इमल्सिफाइड फैट को आगे डाइजेस्ट किया जाता है। तो ये हमसे कह रहा है कि स्लाइवा में प्रेजेंट होता है एक एंजाइम जिसको हम लिंगुअल लाइपेज कहते हैं, और ये लिंगुअल लाइपेज किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? ये डाइजेस्ट करता है प्री इमल्सिफाइड फैट को। ठीक है, प्री इमल्सिफाइड फैट जो प्रेजेंट होता है मिल्क के अंदर। ठीक है, रेनिन और काइमोसिन। अब ये रेनिन क्या हुआ? रेनिन और काइमोसिन एक एंजाइम है जो प्रेजेंट होती है गैस्ट्रिक जूस ऑफ यंग रुमिनेंट, जो बच्चे पैदा होते हैं ना, छोटे बच्चे। ठीक है, और जो ये यंग यंग बच्चे होते हैं जो दूध पे डिपेंड है ज्यादा, तो उनके अंदर जो उनके गैस्ट्रिक में, उनके गैस्ट्रिक जूसेस में, ठीक है, उनके स्टमक के अंदर क्या होता है? रेनिन प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है? मिल्क को कडल करता है। इसलिए आपने देखा होगा छोटा बच्चा जैसे ही दूध पीता है और अगर वो तुरंत भी उल्टी कर लेगा तो दूध फटा हुआ बाहर आएगा। जैसा दूध उसने पिया था वैसा दूध कभी बच्चा बाहर नहीं निकालता। क्यों? क्योंकि रेनिन प्रेजेंट होता है बच्चे के गैस्ट्रिक जूसेस में। वो दूध को एकदम से कडलिंग, क्योंकि दूध को डाइजेस्ट होना है उसको पहले दही बनना पड़ेगा। इसलिए जो भी न्यूट्रिशनिस्ट हैं, ज्यादा हेल्दी किसको माना गया है? मिल्क को या कर्ड को। तो कर्ड जो है वो ज्यादा हेल्दी होती है एज कम्पेयर टू मिल्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहाँ पे आया हुआ है? ये ईएसआईसी स्टाफ नर्स 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। विच पार्ट ऑफ फूड फर्स्ट स्टार्ट टू डाइजेस्ट इनटू माउथ? तो अभी बता दिया मैंने, कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट होता है कहाँ? माउथ में होता है, ये तो हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन स्टार्ट फ्रॉम माउथ। यार इसमें क्या अब ज्यादा टाइम लगाऊं, पढ़ा चुका हूँ ये सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है? एग्जाम बीएसएफ स्टाफ नर्स में 2024। अमाउंट ऑफ स्लीवरी, बहुत इंपॉर्टेंट। अमाउंट ऑफ स्लाइवा प्रोड्यूस्ड इन वन डे, एक दिन में कितना होता है? तो 1.5 लीटर, याद रखना। 1.5 लीटर स्लाइवा जो है, मतलब 1.5 लीटर जो है स्लाइवा आपकी बॉडी में, आपके माउथ में प्रोड्यूस होता है एक दिन में। तो एक्सप्लेनेशन क्या है? अमाउंट ऑफ स्लाइवा प्रोड्यूस्ड अबाउट 1500 ml पर डे और 1 ml पर मिनट। पर मिनट पूछेगा तो 1 ml 1 मिनट में बनता है। बाई बाई स्लीवरी ग्लैंड। किससे बनता है? स्लीवरी ग्लैंड से। इट्स सेक्रीशन इंक्रीजेज ड्यूरिंग पैरासिम्पेथेटिक सिचुएशन। याद रखना, जब मैं नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगा वहां पे सिंपैथेटिक, पैरासिम्पेथेटिक, हर एक चीज को डिटेल में पढ़ेंगे। बस अभी के लिए इतना याद रखो, जो पैरासिम्पेथेटिक और सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक इमरजेंसी कंडीशन है, इमरजेंसी में हमको सिंपैथी चाहिए, ऐसे याद रखो। मैंने ऐसे याद रखा था कि सिंपैथी हमको कब चाहिए होती है? जब हम इमरजेंसी कंडीशन में होते हैं। तो इमरजेंसी में एक्टिवेट होता है आपकी बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और जो आप रिलैक्स पोजीशन में, रिलैक्स हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो उस टाइम पे पैरासिम्पैथेटिक काम करता है। तो जो आपका सलाइवा की सेक्रेशन है ये हमेशा ये पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन में, मतलब जब आप रिलैक्स हो, कोई चिंता नहीं है, तभी। जब आपने देखा होगा ना, कोई टेंशन होती है तो मुंह सूखने लगता है हमारा, वो क्यों? क्योंकि सिंपैथेटिक में सलाइवा सेक्रेट नहीं होता। ठीक है, कोई इंटरव्यू में कुछ है तो गला सूखने लग गया, एकदम से मुंह सूखने लग गया। ठीक है, इट्स सेक्रेट, इट्स सेक्रेशन इंक्रीज ड्यूरिंग पैरासिम्पैथेटिक
सिचुएशन इन पीस एंड रेस्ट, रेस्ट और पीस में अच्छी खासी सेक्रेशन होती है, एंड डिक्रीज ड्यूरिंग सिंपैथेटिक सिचुएशन इन स्ट्रेस, स्ट्रेस में सेक्रेशंस कम हो जाती हैं। इज इट क्लियर? यहाँ तक बात समझ आ गई? देखो आज हमने एमएसएन को स्टार्ट किया है, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको एमएसएन के करवाए और कुछ टॉपिक, एक टॉपिक को हमने आज डिस्कस किया, माउथ के कुछ क्वेश्चन किए, इसोफेगस के अभी नहीं किए, अभी और भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे माउथ के और स्टमक के, इसोफेगस के, हर एक चीज ना मैं आपको यार एमएसएन की अच्छे से क्लियर करवाऊंगा। अभी तो बहुत ही बेसिक सी चीजें थी आज, डाइजेस्ट सिस्टम तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्लास 7th 8th से पढ़ते आ रहे हो। अब आपने एक चीज देख ली कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, आपको पता चल गया है ना, इन्फ्लेमेशन आपकी टंग की क्या होती है आपको पता चल गया, स्लाइवा कितना सेक्रीट होता है आपको पता चल गया कि 1.5 लीटर स्लाइवा बनाया जाता है, लैक्टोबैसिलस कहाँ पे प्रेजेंट होता है आपकी बॉडी में, ठीक है, वो आपको पता चल गया कि एसिडोफिलस सिर्फ वेजाइना में नहीं हमारे माउथ में भी प्रेजेंट होता है, क्लियर। टाइलिन क्या होता है आपको पता चल गया, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड क्या होता है, सिंपल फूड क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस क्या होता है आपको पता चल गया, वेव लाइक कंट्रैक्शन। तो ये जितनी भी चीजें आज मैंने आपको पढ़ाई हैं, अभी अभी इनको आपने क्या करना है, रिवाइज, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ, हर लेक्चर में कहता हूँ कि रिवीजन एंड कंसिस्टेंसी यही बीट करेगी हर चीज को। अगर आपको कोई सक्सेस दिलाएगा तो वो आपका रिवीजन है और आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी रोज की मेहनत, कोई भी दिन को खाली मत जाने दो यार। मैं तुम्हें लिटरली अभी के टाइम पे बता दूं ना, मेरे को कल पूरी रात फीवर भी रहा था, ठीक है, कल मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। आज अभी फीवर अभी भी है, अभी भी उतनी ज्यादा सिचुएशन अच्छी नहीं है, आवाज से थोड़ा शायद लग रहा होगा, बट फिर भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कॉज देखो बॉडी का क्या है कि ऊपर नीचे होता रहता है, हर सिचुएशन आगे पीछे चल रही है, बट जो तुम्हारा काम है तुम उससे पीछे मत हटो। आपके इतने प्रीशियस कमेंट्स, आपकी इतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रहे हैं ना कि मैं अब मतलब मैं रुक ही नहीं पा रहा हूँ। मैं खुद से, मेरी टीम कभी कहती हुई है कि हाँ सर अभी इसको ऐसे डिले करते हैं या कुछ करते हैं, तो मैं यही कह रहा हूँ कि नहीं डिले नहीं, इसको बढ़ाओ। अब तो वीक के 3 लेक्चर आने स्टार्ट हो गए, आगे देखते हैं अगर कुछ बनता है कुछ ऐसा तो वीक के 4, वीक के 5 ऐसे भी हम स्टार्ट कर देंगे थोड़ा जल्दी। बट जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि बैच कंप्लीट नहीं होगा, बैच कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, बेयर विद मी, आप भरोसा रखिए, बैच बिल्कुल कंप्लीट होगा। लास्ट में वही मैं कहूंगा कि ये 3 प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, तीनों पे जुड़ो, तीनों पे पैरामेडिक्स नर्सिंग वर्ल्ड फैमिली के साथ जुड़ो। तीनों प्लेटफॉर्म पे हर दिन अलग अलग कंटेंट आ रहा है। इंस्टा पे अलग सी रील आ रही है जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, उसके बाद व्हाट्सएप पे कुछ क्वेश्चन 6-7 सुबह सुबह आ जाते हैं, वो आपने सॉल्व करने हैं। टेलीग्राम पे अलग से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो आपने सॉल्व करने हैं। इवन टेलीग्राम पे जो इसी चैनल पे आपको हम एमसीक्यू की ड्रिल करवा रहे हैं, रोज 50 क्वेश्चन की एमसीक्यू की ड्रिल होती है, एक कोई भी टॉपिक उसके ऊपर 50 एमसीक्यू होते हैं, तो वो रोज आ रही है। वो आपको लिखने ना पड़े उसके लिए, टेलीग्राम पे उसकी हम पूरी स्लाइड ही आपको शेयर कर देते हैं, जो भी स्क्रीन होती हैं वो शेयर कर दी जाती है। तो ये सारा कंटेंट आपको मिल रहा है आप ही के लिए, आप ही सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। कैसा लगा आपको ये लेक्चर? कमेंट सेक्शन में आपने बिल्कुल जरूर बताना है, और लेक्चर को हाइप बिल्कुल जरूर करना है, हाइप जरूर करो, कमेंट जरूर करो, लाइक जरूर करो सेशंस को, और अपने महत्वपूर्ण, अपने जो आइडियाज हैं, अपने जो कमेंट्स हैं वो जरूर बताया करो। साथ ही साथ मुझे ये भी बताओ कि आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हो, कहाँ से ये लेक्चर आप अभी के टाइम पे देख रहे हो, किस स्टेट से देख रहे हो, किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हो, और कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, जरूर बताओ। और जरूर अपने नीचे लिखो कि आई वांट टू बिकम ए नर्सिंग ऑफिसर ऑन दिस, ठीक है, कौन से साल में आप बनना चाहते हो वो बताओ, और आप जरूर बन जाओगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक।